अभी सुन रहे हैं प्रभात खबर का जो है दिन है गुरुवार, तारीख है 2 फरवरी 2023। बजट का पूरा ब्यौरा दिया हुआ है 2023 और 24 का। आइए देखते हैं बजट पर। गोवर्धन योजना 10,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ सर्कुलर अर्थव्यवस्था को देगी बढ़ावा। गोवर्धन योजना जो है 10,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ सर्कुलर अर्थव्यवस्था को देगी बढ़ावा। 500 नए कचरे से संपदा निर्माण करने वाले संयंत्रों की स्थापना। 500 नए कचरे से संपदा निर्माण करने वाले संयंत्रों की स्थापना। सस्ता रहेगा 2023-24 में क्या? इलेक्ट्रॉनिक वाहन, मोबाइल फ़ोन, कैमरे के लेंस, खिलौने, साइकिल, ऑटोमोबाइल, LED टीवी, आर्टिफिशियल हीरे, बायोगैस से जुड़ी चीज़ें, कॉस्मेटिक्स और दवाइयाँ, ये सभी सस्ता होंगे इस बजट सत्र में। और महंगा क्या क्या होगा? विदेशों से आने वाले चांदी और उससे बने सामान, इम्पोर्टेड गोल्ड वार और प्लेटिनियम से बना सामान, देसी किचन चिमनी, सिगरेट, टायर, विदेशी कारें, ये सभी होंगे महंगे। आइए इस बजट पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बोले हैं। अमृतकाल का यह पहला बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा। यह बजट वंचितों को वरीयता देने का काम करेगा। अब लिखे हैं कांग्रेस अध्यक्ष जो है मल्लिकार्जुन खड़गे, यह क्या लिख रहे हैं बजट पर। यह बजट आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए पेश किया गया है। बजट में गरीब लोगों के लिए और महंगाई को नियंत्रित करने के लिए कुछ भी नहीं है। इस बजट सत्र में सप्तर्षि के सहारे बढ़ेगा देश। सप्तर्षि में कौन कौन सा 7 चीज़ आते हैं? समावेशी विकास, अंतिम छोर अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, बुनियादी ढांचे और निवेश, साक्षरता को सामने लाना, हरित विकास, युवा शक्ति और 7वां है वित्तीय क्षेत्र। फिर से बोल देते हैं। पहला है समावेशी विकास, दूसरा है अंतिम छोर अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, तीसरा है बुनियादी ढांचे और निवेश, चौथा है सक्षमता को सामने लाना और 5वां है हरित विकास, छठा है युवा शक्ति और 7वां है वित्तीय क्षेत्र। अब साल दर साल बढ़ा बजट का आकार। तो साल दर साल बजट का आकार कैसा बढ़ा है, देखिए डाटा है इस पर। 2019-20 में है 27.86 लाख करोड़ रुपए में। 2020-21 हुआ 30.42 लाख करोड़ रुपए में। और 2021-22 हुआ 34.83 लाख करोड़ रुपए में। 2022-23 रहा 39.44 लाख करोड़ रुपए में रहा। और 2023-24 रहा बजट का आंकड़ा 45.03 लाख करोड़ रुपए ये रहा। इस बजट सत्र में सशक्त महिला के बारे में है। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र, इसमें है 2 बिंदु। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना में 2 साल के लिए 7.5% की दर से जमा राशि पर ब्याज। दूसरा है अधिकतम जमा राशि 2 लाख रुपए, आंशिक निकासी की सुविधा उपलब्ध है। अब है इसमें बदला आयकर। 7 लाख की आय तो नहीं देना होगा टैक्स। 7 लाख की आय जब होगी तो नहीं देना होगा टैक्स। इसमें 2 पॉइंट है। 7 लाख की आय पर कोई कर नहीं। नई कर व्यवस्था में कटौती का लाभ। दूसरा पॉइंट है नई टैक्स व्यवस्था होगी डिफ़ॉल्ट। पुरानी कर व्यवस्था के तहत टैक्स देने के लिए बताना होगा विकल्प। अगला है युवाओं को मौका, बनेंगे कौशल संपन्न, मिलेंगे नए सिलेबस, युवाओं के लिए है। इसमें भी 2 पॉइंट है। सिलेबस में शामिल होंगे
रोबोटिक्स, ड्रोन व सॉफ्ट स्किल, 3D प्रिंटिंग, मैकाट्रॉनिक्स, IoT, AI। दूसरा पॉइंट है युवाओं को अवसर देने के लिए 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर होगा। आगे है केंद्र में आदिवासी, लागू होगा PVTG विकास मिशन। इसमें 2 पॉइंट है। अगले 3 वर्षों में कमजोर जनजातीय समूहों के लिए प्रधानमंत्री PVTG विकास मिशन होगा। दूसरा पॉइंट है आर्थिक विकास के लिए अगले 3 वर्षों में खर्च होंगे 15,000 करोड़ रुपये। अब है बुजुर्गों को सहारा के लिए है बचत खाते में जमा करने की सीमा बढ़ी। बुजुर्गों के लिए पहला पॉइंट है वरिष्ठ नागरिक बचत खाता योजना में जमा सीमा 15 लाख रुपये से बढ़कर 30 लाख रुपये हुई। दूसरा पॉइंट है जमाकर्ता 5 साल की अवधि के बाद भी खाते को 3 वर्ष के लिए और बढ़ा सकते हैं। अब है श्री अन्न योजना में है अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष मना रहा भारत। इसमें 2 पॉइंट है बाजरा, ज्वार, रागी जैसे मोटे अनाज के उत्पादन को दिया जाएगा प्रोत्साहन। दूसरा पॉइंट है हैदराबाद के भारतीय मोटा अनाज अनुसंधान संस्थान को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में मिलेगा बढ़ावा। आगे है खेती को बढ़ावा है कृषि ऋण लक्ष्य में 11% की वृद्धि। इसमें 2 पॉइंट है। पहला है 2200 करोड़ रुपये बागवानी फसलों के लिए आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम को। दूसरा है 6,000 करोड़ रुपये के लक्षित निवेश के साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की एक नई उपयोजना। आइए देखते हैं। विषय है भविष्य की ओर देखता बजट। यह मौजूदा मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अर्थव्यवस्था और सभी वर्गों को साधने की कोशिश में सफल रही हैं। यह बजट विकास को बढ़ाने की कोशिश करता नजर आता है। बजट के कई प्रावधान अर्थव्यवस्था को गति देने वाले हैं। बजट युवा, महिला, वरिष्ठ नागरिक, मध्यम वर्ग और आदिवासी हर वर्ग को राहत देने वाला है। सरकार ने पूंजीगत खर्चों के आवंटन की राशि को 13.7 लाख करोड़ रुपये कर दिया है। इसमें राज्य सरकारों को दी जाने वाली 1.3 लाख करोड़ रुपये की सहायता भी शामिल है। यह राशि पिछले बजट से 33% ज़्यादा है और यह कुछ GDP का 3.3% है, जो मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में काफ़ी साहसिक कदम है। यही राशि विकास की रफ्तार को गति देगी और रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी। लेकिन इसके साथ एक चुनौती भी है कि सरकार को विकास की गति को बढ़ाने के लिए 14.5 लाख करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि जुटानी भी होगी। मोदी सरकार की साख अच्छी है, इसलिए वह लंबी अवधि के बॉन्ड और जमा योजनाओं से इसे जुटा भी लेंगी, पर देर सवेर इसे पाटना भी होगा। इसके लिए सरकार को वित्तीय अनुशासन पर जोर देना होगा और गैर जरूरी खर्चों में कटौती करनी होगी, अन्यथा वित्तीय दुष्चक्र में फंसने का जोखिम बना रहेगा। हमारे 2 पड़ोसी पाकिस्तान व श्रीलंका वित्तीय अनुशासन न रखने के कारण ऐसे ही दुष्चक्र में फंसे हुए हैं। टैक्स की नई व्यवस्था अपनाने वाले मध्यम वर्ग को आयकर में राहत दी गई है। सरकार ने साफ कर दिया है कि वह चाहती है कि लोग नए टैक्स व्यवस्था को अपनाएं और इसी वजह से उसमें राहत की घोषणाएं की गई हैं। पुरानी व्यवस्था के पक्ष में दलील दी जाती है कि आयकर में दबाव में ही सही जो बचत हो जाती थी वही बुढ़ापे का सहारा बनती है। उसका चलन समाप्त हो जाएगा। महिलाओं में निवेश की प्रवृत्ति बढ़ाने के लिए
7.5% ब्याज दर पर अब नई योजना की घोषणा की गई है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए बचत योजनाओं की सीमा को बढ़ाना स्वागत योग्य कदम है। मुझे बच्चों और किशोरों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी की घोषणा से बेहद प्रसन्नता हुई। डिजिटल ही सही, बच्चों के पठन पाठन पर गौर किया जाना सराहनीय पहल है। अब आगे है टैक्स निवेश। टैक्स निवेश, इसमें सभी जो है सो महानुभाव अपना अपना मंतव्य देते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या है। 8 साल बाद आयकर छूट का बढ़ा दायरा, लिख रहे हैं पीयूष गोयल, ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं। सीमा शुल्क दरों में बदलाव किए जाने से देश का निर्यात बढ़ने में मदद मिलेगी। वित्त मंत्री ने बड़ी बुद्धिमानी से शुल्क को ऊपर नीचे किया है। प्रयोगशाला में तैयार होने वाले हीरे के कच्चे माल पर शुल्क को 5% से घटाकर 0 कर दिया गया है। लिख रहे हैं सीताराम येचुरी जो है माकपा का महासचिव है। बजट महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक सुस्ती के मुद्दे पर ध्यान देने में विफल रहा है। बजट का फोकस जनता की क्रय शक्ति बढ़ाने और घरेलू मांग पैदा करने पर होना चाहिए। अमीरों को अधिक रियायतें दी गई और उच्चतम कर ब्रैकेट को कम कर दिया जाए। इस बजट सत्र पर लिखते हैं नीरू आहूजा, ये हैं डेलोइट इंडिया में भागीदार। ये लिखती हैं, नए कर व्यवस्था में किए गए प्रस्तावों से साफ है कि सरकार चाहती है कि वेतनभोगी नई व्यवस्था को अपनाएं, जिसके तहत छूट का दावा नहीं किया जा सकता है। यह संकेत है कि नई कर व्यवस्था आगे एकमात्र विकल्प होगी। ये अब हम विषय पर बात करते हैं। मध्यम वर्ग को तोहफा, 7 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं, इसका विशेष में जानते हैं। नई कर व्यवस्था को लेकर वित्त मंत्री ने की 5 बड़ी घोषणाएं। क्या क्या है, आइए देखते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023 में मध्यम वर्ग के लिए 8 साल बाद कई बड़ी राहत की घोषणाएं की हैं। पुरानी कर व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं करते हुए नई कर व्यवस्था को आकर्षक बनाते हुए 5 बड़ी घोषणाएं बजट में की गई हैं। साथ ही 80C से के तहत बचत की पुरानी व्यवस्था को प्रोत्साहित नहीं किया गया है। पहली घोषणा के तहत नई कर व्यवस्था में छूट की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपये की गई है, यानी अब 7 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। दूसरी घोषणा के तहत नई टैक्स व्यवस्था में एक टैक्स स्लैब की कम कर दिया गया है। सीधी छूट की सीमा 2.5 लाख यानी 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख कर दिया गया है। तीसरा प्रस्ताव वेतनभोगी वर्ग और पारिवारिक पेंशन भोगियों के लिए है, जिनके लिए नई कर व्यवस्था में मानक कटौती का लाभ दिया जाएगा। 15.5 लाख या उससे अधिक आय वाले प्रत्येक वेतनभोगी व्यक्ति को इस प्रकार कर देयता में 52,500 रुपये का लाभ होगा। आगे है चौथी घोषणा, सुपर रिच करदाताओं पर उच्च नई कर व्यवस्था को डिफ़ॉल्ट टैक्स व्यवस्था बनाया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि कर व्यवस्था को अब डिफ़ॉल्ट टैक्स व्यवस्था बनाया जाएगा, लेकिन करदाता पुरानी कर व्यवस्था का विकल्प चुन सकते हैं। इसका मतलब है कि अगले कुछ वर्षों में आयकर अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत मिलने वाली टैक्स छूट के प्रावधानों को वापस ले लिया जा सकता है। कर दर के संबंध में है जो 42.74% है,
यह दुनिया में सबसे ज़्यादा कर दरों में से एक है। नई कर व्यवस्था में उच्चतम सरचार्ज दर को 37% से घटाकर 25% किया गया है। इससे अधिकतम कर की दर घटकर 39% हो जाएगी। पाँचवीं व अंतिम घोषणा में वित्त मंत्री ने गैर सरकारी वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर अवकाश नकदीकरण पर कर छूट के लिए 3 लाख रुपए की सीमा को बढ़ाकर 25 लाख करने का प्रस्ताव है। कटौती और छूट का दावा 3.75 लाख से कम होने पर नई कर व्यवस्था फायदेमंद। अगर सालाना कटौती और छूट दावा 3.75 लाख करोड़ रुपए से कम है तो नई कर व्यवस्था फायदेमंद होगा और उसे पुरानी कर व्यवस्था के मुकाबले कम कर का भुगतान करना होगा। नई व्यवस्था से करदाताओं के लिए अनुपालन बोझ कम होगा क्योंकि उन्हें विभिन्न निवेश को लेकर दस्तावेजी सबूत जुटाने की जरूरत नहीं होगी। विषय है आयकर रिटर्न दाखिल की प्रक्रिया होगी सरल। वित्त मंत्री ने कहा है कि सरकार ने करदाताओं का पर अनुपालन का बोझ कम किया है। एक दिन में अधिकतम 72 लाख IT रिटर्न भरे गए हैं। इस साल 6.5 करोड़ IT रिटर्न भरे गए हैं। IT रिटर्न प्रोसेस करने की औसत अवधि 2013-14 में 93 दिन हुआ करती थी, जो अब घटकर 16 दिन रह गई है। 45% IT रिटर्न फॉर्म 24 घंटे में ही प्रोसेस किए गए हैं। सरकार एक कॉमन IT फॉर्म बनाने पर काम कर रही है, जिससे करदाताओं पर अनुपालन का बोझ और कम होगा। अगला विषय है समाचार एजेंसियों के लिए खत्म होगी आयकर छूट। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए समाचार एजेंसियों की आयकर छूट खत्म करने का प्रस्ताव रखा है। बजट के वित्त विधेयक में आयकर अधिनियम की धारा 10 के खंड 22वीं के में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि समाचार एजेंसियों को मिली कर छूट को हटाने का कदम आयकर अधिनियम के तहत छूट और कटौती को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने की सरकार की घोषित नीति के अनुरूप है। विदेश यात्रा होगी महंगी। विदेश यात्रा और देश से बाहर रुपए भेजने पर स्रोत पर कर संग्रह यानी TCS दर को 5 से बढ़ाकर 20% किया गया है। भारत से बाहर 7 लाख रुपए से ज़्यादा राशि भेजने पर 20% TCS लगेगा। यह 1 जुलाई 2023 से प्रभावी होगा। अब है GST का समयबद्ध अनुपालन हुआ जरूरी। GST का विवरणी फाइलिंग व्यवस्था में एक बड़ा परिवर्तन किया गया है। अब विलंब विवरणियों के लिए 3 साल की समय सीमा कर दी गई है। नई व्यवस्था के तहत GST R1, GST R3B, GST R9 वार्षिक विवरण अपनी अपनी देय तिथि के 3 वर्ष के बाद जमा नहीं किया जा सकेगा। कंपनियों द्वारा किए गए CSR खर्च पर इनपुट टैक्स क्रेडिट अब उपलब्ध नहीं होगा। आगे है वस्तुओं की वैश्विक सीमा शुल्क दरें हुई कम। वस्तुओं की वैश्विक सीमा शुल्क दरें हुई कम। क्या क्या हुई अब देखिए। वस्त्रों और कृषि को छोड़कर वस्तुओं पर वैश्विक सीमा शुल्क दरों की संख्या को 21% से घटाकर 13% किया गया। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में इस्तेमाल होने वाले बैटरियों के लिए लिथियम आयन सेलों के विनिर्माण के लिए आवश्यक पूंजीगत वस्तुओं व मशीनरी के आयात पर सीमा शुल्क में छूट। तीसरा है मोबाइल फ़ोन के कुछ एक पुर्जों और कैमरा लेंसों पर वैश्विक सीमा शुल्क में राहत दी गई है। साथ ही लिथियम आयन बैटरी सेलों पर रियायती शुल्क को
1 और वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। अगला है टीवी पैनल में के ओपन सेलों के पुर्जों पर सीमा शुल्क घटाकर 2.5% कर दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक रसोई घर चिमनियों पर बेसिक सीमा शुल्क को 7.5% से बढ़ाकर 15% किया गया है और इसके हीट कॉयल पर आयात शुल्क को 20% से घटाकर 15% किया गया है। अगला है रसायन उद्योग में डिटर्जेंट इथाइल अल्कोहल को सीमा शुल्क से छूट दी गई है। वहीं ग्लिसरीन पर सीमा शुल्क को 7.5% से घटाकर 2.5% कर किया गया है। अगला है चांदी के डोरे बार और सामानों पर आयात शुल्क बढ़ाया गया है। प्रयोगशाला में हीरों के विनिर्माण में प्रयुक्त बीजों पर सीमा शुल्क को घटेगा। लोहा स्क्रैप और निकेल कैथोड पर सीमा शुल्क छूट को जारी रखा जा रहा है। वहीं कॉपर स्क्रैप पर 2.5% की रियायती BCD को जारी रखा जाएगा। एक छोटा सा पॉइंट है, थोड़ा गौर करेंगे। 5 स्लैब होंगे नई कर व्यवस्था में 7 की जगह अब जो है 5 ही होगी। अब यहाँ पे है ऐसे समझेंगे कर देता। पुरानी व्यवस्था अभी उपयोगी। पुरानी व्यवस्था और नई व्यवस्था के बारे में दिया गया है। 2023-24 निर्धारण वर्ष 2023-24 निर्धारण वर्ष 2024-25। इसमें आप ध्यान से देख लेंगे। आशा करते हैं कि आप देख लिए होंगे। अब आगे हम बढ़ते हैं आगे। नई कर व्यवस्था के नए स्लैब क्या क्या है देखिए। वार्षिक आय 0 से 3 लाख, इसमें कोई टैक्स नहीं होगा। 3 से 6 लाख वार्षिक आय पर 5% टैक्स होगा। 6 से 9 लाख वार्षिक आय पर 10% टैक्स होगा। 9 से 12 लाख वार्षिक आय पर होगा 15%। 12 से 15 लाख वार्षिक आय पर होगा 20% और 15 लाख से ऊपर पर होगा 30% का टैक्स होगा। 9 लाख कमाने वालों को देना होगा सिर्फ 5% टैक्स। नई कर व्यवस्था के तहत किए गए बदलाव के बाद 9 लाख की सालाना आमदनी करने वालों को सिर्फ 5% यानी 45,000 रुपये ही टैक्स देना होगा। पहले इसके लिए उन्हें 60,000 रुपये टैक्स देना पड़ता था, यानी उनकी टैक्स देनदारी 25% घट जाएगी। 15 लाख आय वालों को 10% से कम टैक्स। बजट में किए गए बदलाव के बाद नए वित्त वर्ष में 15 लाख आय वाले को सिर्फ 10% टैक्स देना होगा। पहले उन्हें 1,87,500 रुपये देने होते थे, यानी अब उन्हें 25% कम टैक्स देना होगा। कैपिटल गेन पर छूट की मूल्य सीमा तय। एक घर बेचकर दूसरा घर लेने, धारा 54 या अन्य पूंजीगत संपत्ति बेचकर धारा 54F घर लेने पर प्राप्त छूट को 10 करोड़ रुपये तक सीमित किया गया है। पहले कोई निर्धारित सीमा नहीं होने से लोग छोटा घर बेचकर कितने भी महंगे घर लेकर करदाता से पूरी छूट उठा रहे थे। इस प्रकार इस प्रावधान का दुरुपयोग हो रहा था। अगला है 3,000 तक सस्ती हो सकती है टीवी। 3,000 तक सस्ती हो सकती है टीवी। आयात किए जाने वाले कल पुर्जों पर बुनियादी सीमा शुल्क को 5 से घटाकर 2.5% करने के कारण स्थानीय स्तर पर विनिर्माण टीवी सेट के दाम 3,000 रुपये तक घट सकते हैं। कटौती से टीवी के दाम करीब 5% कम हो सकता है। आयातित कारें महंगी। $40,000 से कम कीमत वाले पूरी तरह तैयार वाहन पर
वाहनों पर आयात शुल्क 60 से 70% कर दिया गया है। आधी अधूरी बनी वाहनों पर भी शुल्क को 30 से बढ़ाकर 35% किया गया है। विशेषज्ञों की राय, बजट में रखा गया है सभी वर्गों का ध्यान, टैक्स व्यवस्था को सरल बनाने का प्रयास। बजट में नई टैक्स व्यवस्था को प्रोत्साहन। बजट के कई तकनीकी पहलू हैं। पुराने कर व्यवस्था में स्लैब को बरकरार रखा गया है, मगर नई कर व्यवस्था को बढ़ावा देने की दिशा में अहम कदम उठाए गए हैं। इसे सरल भाषा में समझाने के लिए चार्टर्ड अकाउंट के हमारे एक्सपर्ट पैनल ने इस पेज को तैयार किया है। आइए जानते हैं बजट के टैक्स संबंधी पहलू पर इनकी राय। अब बारी बारी से देखते हैं। बजट के प्रावधानों से उच्च आय वर्ग को भी मिलेगी राहत। इस बार का बजट एक मिला जुला बजट है। इसमें हर वर्ग को कुछ लाभ या हानि होगी। उच्च आय वर्ग में एक और जहां सरचार्ज को घटाया गया है और 4% की राहत दी गई है, दूसरी ओर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में सेक्शन 54 और 54F में छूट लेने की सीमा को फिक्स करके 10 करोड़ कर दिया गया है। मध्यम वर्ग को टैक्स की छूट की सीमा को बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है, मगर उसमें यह कंडीशन लगा दिया गया है कि यह केवल नए टैक्स रेजिम वालों को दिया जाएगा। इसी तरह MSME और प्रोफेशनल्स के अनुमानित कर की सीमा को बढ़ाकर 3 करोड़ एवं 75 लाख कर दिया गया है, मगर उसमें यह शर्त है कि केवल 5% ट्रांजैक्शन कैश में होने चाहिए। ये है चार्टर्ड अकाउंटेंट है रंजीत गाडोदिया। है नई टैक्स व्यवस्था को बनाया गया आकर्षक। चुनाव के पहले के अंतिम संपूर्ण बजट होने से आम लोगों को सरकार में से काफ़ी आशाएं थी। इतनी सालों की महंगाई के बाद उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें इस बजट से आयकर में काफ़ी राहत मिलेगी, पर इस बजट से यह स्पष्ट हो गया कि सरकार का सारा जोर अब लोगों को बचत की आदत से बाहर लाना है। अभी तक नई कर व्यवस्था से लोग आकर्षित नहीं हो रहे थे। इस बजट में बदलाव कर इसे आकर्षक बनाया गया है। हालांकि यदि आपने हाउसिंग लोन और अन्य धाराओं में छूट ले रखी हैं तो आपके लिए पुरानी टैक्स व्यवस्था ज़्यादा अनुकूल है। पुरानी व्यवस्था में ही आपको ज़्यादा छूट मिलेगी। ये है चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है आशीष खोवाल। देखते हैं नए डिजिटल भारत का प्रगतिशील बजट। प्रगतिशील बजट की ओर कदम बढ़ाते हुए माननीय वित्त मंत्री ने साफ कर दिया है कि देश की तरक्की के लिए खर्च की ज़रूरत है। नए टैक्स स्लैब को बढ़ावा देना इसी का प्रमाण है। कुछ आवांछित कठोर कदम उठाए गए हैं, जैसे CSR पर ITC को हटाना, GST विनिर्माण दाखिल करने की समय सीमा को बांधना या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन छूट को 10 करोड़ तक सीमित करना इत्यादि। आज भारत AI के क्षेत्र में काफ़ी पीछे है। इस पर ध्यान देते हुए नए AI लैब्स का गठन एक अच्छी पहल है, पर और आक्रामक रुख अपनाने की ज़रूरत है। तकनीक से ही तरक्की हो सकती है। यह लिख रहे हैं दीपक गाडोदिया जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। अब आगे आते हैं, देखते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है साकेत मोदी, इनका क्या। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और रोजगार को प्राथमिकता। इस बजट में माननीय वित्त मंत्री ने लोक लुभावनवाद की बजाय इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और रोजगार को प्राथमिकता दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर कुल पूंजीगत व्यय को 10 लाख करोड़ के
सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर रखा गया है। सिर्फ और सिर्फ विकास के लिए यह राशि रेलवे, पीएम आवास योजना, 50 नए एयरपोर्ट और हवाई पट्टी का निर्माण, सड़कों के द्वारा कार्यान्वयन किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, रोजगार, ट्रांसपोर्टेशन, सर्विस सेक्टर्स, हर सेक्टर्स को फायदा होगा। पूंजीगत व्यय का इकोनॉमी पर सकारात्मक प्रभाव काफ़ी देर से दिखाई देगा और मिडिल क्लास को एक बार निराशा हाथ लगेगी। अतः मैं इसे राजनीतिक रूप से दुस्साहसिक बजट की संज्ञा दूंगा। अगला देख रहे हैं 2024 के आम चुनाव से पहले मोदी सरकार 2.0 की आखिरी पूर्ण बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। आयकर में राहत, सुविधाओं की सौगात। आइए विशेष रूप से देखते हैं। व्यक्तिगत आयकर की छूट सीमा अब 7 लाख रुपये। नई कर व्यवस्था में अब 7 की जगह होंगे 5 टैक्स स्लैब। अगले वर्ष होने वाले आम चुनावों से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को पेश नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के अंतिम पूर्ण बजट में सभी तबकों को साधने का प्रयास किया। लोकसभा में पेश वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में उन्होंने एक तरफ जहां नौकरी पेशा लोगों को आयकर मोर्चे पर राहत दी, तो दूसरी तरफ लघु बचत योजनाओं के तहत निवेश सीमा बढ़ाकर बुजुर्गों, पेंशन भोगियों और नई बचत योजनाओं के जरिए महिलाओं को भी सौगात दी है। इसके साथ ही बुनियादी ढांचे पर खर्च में 33% की बड़ी वृद्धि करने का ऐलान किया। कुल मिलाकर सीतारमण ने राजकोषीय सूझबूझ के साथ ही सभी तबकों की आकांक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास किया है। नई टैक्स व्यवस्था के तहत अगले वित्त वर्ष में 1 अप्रैल से व्यक्तिगत आयकर छूट सीमा को बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया गया है। मतलब यह है कि यदि किसी व्यक्ति की आय 7 लाख रुपये है, उसे कोई टैक्स नहीं देना होगा। अब तक यह सीमा 5 लाख रुपये थी। साथ ही टैक्स स्लैब को 7 से घटाकर 5 किया गया है। अधिभार की दर 37% से घटाकर 25% के बाद टैक्स की अधिकतम दर 42.7% से घटकर लगभग 39% रह जाएगी। मासिक आय योजनाओं के तहत जमा राशि की सीमा अब 9 लाख रुपये। वित्त मंत्री ने वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के तहत जमा सीमा 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये करने का ऐलान किया है। वहीं मासिक आय योजना के तहत जमा सीमा 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये करने का ऐलान किया है। वहीं मासिक आय योजना के तहत जमा सीमा बढ़ाकर 9 लाख रुपये की गई है। महिलाओं के लिए अलग से नई बचत योजना, महिला सम्मान बचत पत्र की घोषणा की। इसमें 2 वर्ष के लिए 2 लाख रुपये तक की बचत पर 7.5% ब्याज मिलेगा। बजट में स्वच्छ ऊर्जा की ओर तेजी से कदम बढ़ाने और शुद्ध रूप से शून्य कार्बन उत्सर्जन के लिए 35,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। अग्निवीर को छूट। बजट में अग्निवीर कॉर्प्स फंड को EEE श्रेणी के तहत लाने का ऐलान किया है। इसका मतलब है कि इसमें अग्निवीरों या सरकार की तरफ से जो योगदान होगा वह टैक्स फ्री होगा। इस पर जो ब्याज मिलेगा वह भी टैक्स फ्री होगा। यूनिटी मॉल की स्थापना, एक जिला एक उत्पाद GI उत्पादों व अन्य हस्तशिल्प के प्रचार और बिक्री के लिए राज्यों की राजधानी या राज्य के पर्यटन स्थल में यूनिटी मॉल स्थापित किए जाएंगे।
सेंसेक्स चढ़ा निफ्टी की फिसला। सेंसेक्स चढ़ा निफ्टी फिसला। सेंसेक्स 158.18 अंक की बढ़त के साथ 59,708.08 अंक पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 45.85 अंक की गिरावट दर्ज की गई। 87 मिनट का बजट भाषण। कितना मिनट का? 87 मिनट का बजट भाषण है। 100 से अधिक बार थपथपाई गई मेजें। अब इसका देखते हैं। लोस में भाजपा सदस्यों ने मोदी तो कांग्रेस सदस्यों ने जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो के नारे लगाए। अगला है, प्रधानमंत्री मोदी जब सदन में आए तो भाजपा सांसदों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। राहुल गांधी के सदन में प्रवेश करने पर कांग्रेस सांसदों ने भारत जोड़ो के नारे लगाए। टैक्स राहत की घोषणा का विजद के पिनाकी मिश्रा सहित कई विपक्षी नेताओं ने भी किया स्वागत। लोकसभा की दर्शक दीर्घा पूरी तरह भरी थी। वित्त मंत्री की पुत्री व रिश्तेदार भी रहे मौजूद। बजट भाषण समाप्त होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने वित्त मंत्री सीतारमण के पास जाकर दी उन्हें बधाई। बजट में व्यक्तिगत आयकर में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। इससे मध्यम वर्ग लाभान्वित होगा। नई टैक्स प्रणाली को अब अधिक आकर्षित बनाया गया है, जिससे लोग पुरानी प्रणाली से नई प्रणाली में बिना संकोच के आ सकें। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, कहाँ से आएगा पैसा। तो शुरू करते हैं। पहले आयकर से 15%, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 7%, कॉरपोरेशन टैक्स से 15%, GST व अन्य टैक्स से 17%, उधार देनदारी से 34%, गैर कर राजस्व से 6%, कर्ज से इतर कैपिटल इनकम 2% और कस्टम से 4%। इस स्लैब को याद रखिएगा। अब है कहाँ जाएगा पैसा जाने का है। 20% जो है ब्याज चुकाने में, 9% केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं में, 7% सब्सिडी में, 8% रक्षा में, 17% सेंट्रल सेक्टर स्कीम में, 9% वित्त आयोग और अन्य में, 18% टैक्स व शुल्कों में राज्यों का हिस्सा, 8% अन्य में और 4% पेंशन में। ये देखते हैं किस मंत्रालय को कितनी राशि दी गई है। रक्षा क्षेत्र में 5.94 लाख करोड़ दी गई है। सड़क परिवहन व राजमार्ग में 2.70 लाख करोड़ दी गई है। रेलवे में 2.41 लाख करोड़ दी गई है। उपभोक्ता जन वितरण में 2.06 लाख करोड़ दी गई है। गृह मंत्रालय में 1.96 लाख करोड़ दी गई है। रसायन व उर्वरक में 1.78 लाख करोड़ दी गई है। ग्रामीण विकास के लिए 1.60 लाख करोड़ दी गई है। कृषि व किसान कल्याण के लिए 1.25 लाख करोड़ दी गई है। संचार के लिए 1.23 लाख करोड़ दी गई है। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 89,155 करोड़ दी गई है। महिला बाल विकास के लिए 25,448 करोड़ दी गई है। अंतरिक्ष विभाग के लिए 12,544 करोड़ दी गई है। खेल मंत्रालय के लिए 3,397 करोड़ दी गई है। नगर विमानन मंत्रालय को 3,113 करोड़ दी गई है। सहकारिता मंत्रालय को 1,150 करोड़ दी गई है। सब्सिडी जो है उर्वरक पर 2,25,220.16 करोड़ रुपये है। पेट्रोलियम पर है
9,170.50 करोड़ और खाद पर है 1,97,350 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।